चलो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज का टॉपिक आपको पता है क्लास 11th का टॉपिक है, राइट? तो क्लास 11th का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आपको देखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू नो एवरी ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो एनी आइडिया कि ये सिंगल सेल कौन सी सेल होती है जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है? वो स्मॉल से लार्ज कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बताओ। बेटा आप लोग बोल सकते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल, जिससे एक सिंगल सेल जिससे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जाइगोट। तो जाइगोट से ही हर कोई इंडिविजुअल डेवलप हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, जाइगोट तो क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और जब इंडिविजुअल बन जाता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर आ जाते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स। आखिरकार ये पॉसिबिलिटी हो कैसे जाती है कि एक जाइगोट से मिलियंस ऑफ सेल वाला इंडिविजुअल बन जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है? ये प्रोसेस होता कैसे है, बताओ? बाय सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन के थ्रू ही, मतलब एक सेल डिवाइड होके मिलियंस ऑफ सेल्स बनाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब हमें पता है आपका एवरी ऑर्गेनिज्म derive from single cell। सिंगल सेल आप लोगों ने बता दिया जाइगोट है, राइट? अब हर एक सेल को एक जाइगोट से डिवाइड होने के लिए, मतलब डेराइव होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स करानी पड़ती है। वो कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? ग्रोथ एंड डिवीजन। वेरी गुड। हेलो सेल की ग्रोथ करानी पड़ेगी, यस। मैम, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सभी को मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? यस नो मैम। जिसको कम आ रही है थोड़ा चेक करो आपका फोन का वॉल्यूम, या फिर एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर जाओ। कभी कभी गूगल मीट में इशू हो जाता है, वॉइस बहुत कम आती है, ठीक है? तो आई वाज सेइंग कि सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म को डेराइव होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स करनी होती है। पहली इवेंट होती है हमारी सेल ग्रोथ, और दूसरी इवेंट होती है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में तो हमें पता है क्या होगा, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा ना हमारा सेल डिवीजन में। अब सेल को डिवाइड भी होना है, और सेल ये भी चाहता है कि मेरा जो साइज है सेल का वो एज इट इज रहे, मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो सारी आइडेंटिकल बने। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, सेल को पहले ग्रो कराना पड़ेगा। ये मेरी सेल है, ओरिजिनल सेल है ना? तो मुझे इसको अंदर क्या कराना पड़ेगा, पहले इसको ऐसे ग्रो कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कराऊंगी। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सेल ग्रोथ। अब सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को मिला के ही हम बोलते हैं कि हमारा सेल क्या करता है, एक सेल साइकिल दिखाता है, जिस सेल साइकिल में सेल अपनी ग्रो भी कराएगा और अपनी डिवीजन भी कराएगा, दोनों प्रोसेस कराएगा। बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। अभी क्लास में हो तो क्लास में सुनो। ये वाली चीज मुझे बताओ, समझ में आई क्या आप लोगों को? पहले यस मैम। आ गया ना? अब अगर मैं बात करूं सेल ग्रोथ की, यस, अगर मैं बात करूं सेल ग्रोथ की, तो सेल ग्रोथ 3 फेजेस में होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इन तीनों फेजेस में हो रही है मेरे सेल की ग्रोथ। और सेल डिवीजन होता है कौन से फेज में? M फेज में। और M फेज के अंदर ही फिर आगे आ जाता है हमारा माइटोसिस और मियोसिस, आ जाता है ना ये? और ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन सेल की सेल साइकिल कितने टाइम पीरियड की होती है? 24 आवर। वेरी गुड, 24 आवर की। अब 24 आवर को हमारे सेल ने कैसे डिवाइड किया हुआ है?
24 आवर में से 8 से 12 आवर तो हमारा सेल रहेगा G1 फेज में, 6 से 8 आवर के आसपास रहेगा हमारा सेल S फेज में, 3 से 4 आवर रहेगा G2 में और लास्ट में सिर्फ 1 आवर रहेगा M फेज में। ये रहता है पूरा डिवीजन हमारे सेल का। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं। गौतम आप एक काम करो ना, एक बार प्लीज लीव करके फिर से ज्वाइन करो, आई थिंक वॉइस आ जाएगी। बिकॉज मैं तो प्रॉपरली जितना नॉर्मली बोलती हूँ उतना ही बोल रही हूँ। अच्छा, बाकी किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? नो मैम, सही है। तो फिर आपको गौतम आपकी साइड थोड़ा इश्यू आ रखा है, प्लीज उसको रिजॉल्व करो। चलो अब हमने ये जो G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, आज की जो हमारे क्लास का टॉपिक है ना वो यही है कि G1 में क्या करती है हमारी सेल, S में क्या करती है और G2 में क्या करती है। स्टार्ट करें इसको पढ़ना। चलो yes. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी G1 फेज से। अब देखते हैं आखिरकार G1 फेज में हमारी सेल क्या क्या कराएगी। G1 फेज में सेल क्या कराएगी, अपना सेल ग्रोथ कराएगी। और सेल ग्रोथ वो भी किस टर्म में कराएगी, साइटोप्लाज्मिक टर्म में। मींस हमारी सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कराएगी, अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को बढ़ाएगी। और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को बढ़ाने के लिए सेल को दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो फूड की रिक्वायरमेंट है और एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। फूड कैसी रिक्वायरमेंट है हमारे सेल की? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, वेरी गुड। और एंजाइम कैसी रिक्वायरमेंट है? इंटरनल या इंट्रिंसिक, बोथ। इंटरनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा ये होगा G1 फेज के अंदर। जैसे G1 फेज के अंदर सेल आएगी, सेल हमारा ग्रो करेगी। मींस ग्रोथ का मतलब है साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगी। जितना ज्यादा उसको अमाउंट में फूड मिलेगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड की हमारी G1 फेज होगी, उतनी ही अच्छे से हमारी सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, जितने ज्यादा उसको एंजाइम्स मिलेंगे इंटरनल रिक्वायरमेंट से, उतनी ही उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। अब सेकेंड स्टेप हमारा सेल के अंदर ये आता है, मतलब सेकेंड जो पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे, G1 फेज इज मोस्ट वेरिएबल फेज। हम क्यों इसको मोस्ट वेरिएबल फेज बोलते हैं? Why we are calling it most variable phase? Because it depends on external requirement. Because ये हमारी external requirement के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर सपोज करो एक इंडिविजुअल है हमारे पास A, एक इंडिविजुअल है B, A इंडिविजुअल को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है और B वाले को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो इसकी G1 फेज हम मान सकते हैं 12 आवर की हो सकती है और इसकी G1 फेज 8 आवर की हो सकती है। हो गया नहीं? किसी को मीडियम अमाउंट में मिल रहा है तो उसकी G1 फेज 10 आवर की भी हो सकती है। वेरी कर रही है ना G1 फेज? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये हुआ हमारा। यस मैम। अब थर्ड आता है, अभी मैंने आपको बताया G1 में इतने टाइम रहती है, इसमें इतना रहते हैं, G2 में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड हमारी फेज कौन से फेज में कर रही है, हमारी सेल कौन से फेज में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है? G1। G1। वेरी गुड। तो सेल स्पेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? सेल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन G1 फेज। क्लियर? अब सेल सबसे ज्यादा टाइम G1 में रह रही है, तो अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी डिफॉल्ट आ गया, कोई डीएनए में प्रॉब्लम आ गई, म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर हमें उस चीज को रिपेयर कराना है, रिपेयर कराएंगे, तो रिपेयर कराने के लिए हम कौन सी फेज को चूज करेंगे जिसमें सेल सबसे ज्यादा टाइम तक मिलेगी हमें? कौन सी? G1 फेज। तो अगर हमारे डीएनए में कोई भी डैमेज आ गया तो उसका रिपेयर के लिए भी हम कौन सी फेज यूज करेंगे? G1 फेज। सो डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन G1 फेज। ठीक है यहां तक? चलो अब आता है नेक्स्ट, ये मेरी सेल जैसे ही ये ग्रोथ फेज में एंटर हुई,
सबसे पहले कौन सी फेज करेगी? G1 फेज। तो मतलब ये अब हमारे सेल की ग्रोथ हो गई सेल की ग्रोथ। अब सेल की ग्रोथ होते ही क्या होगा? सेल के पास 3 ऑप्शंस हैं। हमारी सेल के पास 3 ऑप्शंस हैं। G1 फेज फिनिश होते ही, आफ्टर फिनिशिंग G1 phase, cell has 3 options. 3 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कि हमारा जो सेल है वो एंटर हो जाए इसके अंदर। G1 के बाद कौन सी फेज आएगी? S फेज आएगी ना। G1 के बाद S फेज, देखो अभी लिखा है यहाँ पे, पहले G1 आती है, फिर S आती है, फिर G2 आती है, लिखा है ना? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ओके, एक सेकेंड होल्ड करना, जस्ट अ सेकेंड बच्चे बस। एवरीथिंग सॉर्टेड। हाँ देखो, तो हमारा जो डीएनए का डैमेज रिपेयर है वो भी हमारा यहाँ पे होगा। अब यहाँ ये वाले हम फेज कर रहे थे कि हमारा जो सेल है वो एस फेज में एंटर हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? एस फेज में तो एंटर हो सकता है हमारा सेल, लेकिन उसके अलावा हमारे सेल के पास एक और ऑप्शन है कि वो क्या हो जाए, यहीं कहीं परमानेंट हो जाए। सेल बिकम परमानेंट, यहीं पे हमारा सेल परमानेंट हो जाए। या फिर एक और ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है? सेल एंटर इनटू जी नॉट फेज। जी नॉट फेज को हम क्या बोलते हैं आपका? क्वेश्चन फेज बोलते हैं ना, साइलेंट फेज। यस। अब एक चीज मुझे बताओ, अब सेल डिसाइड कैसे करेगा कि सेल को एस फेज में जाना है या परमानेंट होना है, जी नॉट में जाना है? हाउ इट विल डिसाइड? देखो, अब एस फेज में हमारा सेल सिर्फ एक कंडीशन पे जाएगा, अगर उसके पास सफिशिएंट फूड होगा। अगर सेल के पास सफिशिएंट फूड है तो सेल एस फेज में एंटर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हमारे सेल में कोई भी डैमेज हुआ था ड्यूरिंग G1 फेज और वो डैमेज रिपेयर हो गया है, तब हमारा सेल एस फेज में जाएगा। डैमेज गेट रिपेयर, अगर ये दोनों कंडीशन है सेल के अंदर तो हमारा सेल एस फेज में एंटर हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हमारा सेल क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। मतलब हमारा सेल डिवाइड नहीं होना चाहता, क्योंकि जो इसके अंदर डैमेज है फिर वो उसकी डॉटर सेल में भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो इसलिए सेल क्या करेगा? आगे डिवाइड नहीं होना चाहेगा, यहीं पे क्या कर लेगा? अपना एक रोल फिक्स कर लेगा और उस रोल को परफॉर्म करेगा। और परफॉर्म करने के बाद सेल की क्या हो जाएगी? फाइनली नेचुरल डेथ हो जाएगी। ये डिवाइड तो वो हो नहीं रहा है, अब फाइनली होगा क्या? उसके अंदर डेथ ही होगी उसकी, नेचुरल डेथ। अब सेल की नेचुरल डेथ को बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सेल की नेचुरल डेथ को? एपोप्टोसिस। डन यहाँ तक? अब सेल हमारा जी नोट फेज में तब कब जाएगा? सेल हमारा जी नोट फेज में तब जाएगा जब सेल अभी डिवाइड नहीं होना चाहता। सेल इज नॉट डिवाइडिंग, बस ये क्या कर देता है इस फेज में? सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है। यस, बोलो बोलो, कुछ बोला? मैम एक बार सेल बिकम परमानेंट वाला समझा दो। सेल परमानेंट वाला ठीक है, अभी बताती हूँ। एक बार ये लिख लो, एग्जिट कर जाएगा हमारा सेल और क्वेश्चन फेज में एंटर हो जाएगा एंड ये डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइड अंटिल आस्क्ड टू डू। देखो, हमारे सेल के पास अगर प्रॉपर अमाउंट में फूड है और सेल के अंदर कोई भी डैमेज नहीं है तो सेल हमारा एस फेज में एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही एस फेज में एंटर हुआ, एक बार अगर सेल एस फेज में एंटर हो गया ना,
तो उसके बाद उसको डिवाइड होना ही पड़ेगा. वंस इट एंटर इनटू एस, इट हैज टू बी डिवाइड. इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा. लेकिन अगर हमारे सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड होना नहीं चाहेगा. वो क्या करेगा, अपना वहीं पे काम परफॉर्म, अपना एक रोल फिक्स कर लेगा. मतलब सेल को करना क्या है, इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना है या किसी भी चीज के ऊपर वर्क करना है, अपना रोल फिक्स कर लेगा. जैसे ही उसका रोल परफॉर्म हुआ उसके बाद क्या हो जाती है, सेल की नेचुरल डेथ हो जाती है, क्योंकि सेल डिवाइड तो हो नहीं रही है. अब सेल की क्या होगी, डेथ ही होगी. और सेल की नेचुरल डेथ को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. बस यहाँ पे सेल परमानेंट हो जाएगा. जैसे कि आप लोग इसमें पढ़ेंगे ना, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि वहां पे क्या होता है, हमेशा जब भी oogametes बनते हैं तो क्या हो जाता है, oogametes में माइटोसिस के थ्रू 2 डॉटर सेल्स बनी, तो 2 में से एक तो परमानेंट हो जाता है, एक आगे जाके डिवाइड होता है. तो जो परमानेंट वाला है ना, वो यही वाला केस होता है. एक परमानेंट हो जाएगा, अपना जो भी उसको एंजाइम, जो भी हॉर्मोन्स उसको रिलीज करने वो करेगा, और उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी. ये वाली चीज ठीक है यहाँ तक? यस मैम. अब एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो जीनोट फेज है इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है. मींस उसके पास प्रॉपर सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सब कुछ है, बस वो डिवाइड नहीं होना चाह रहा है अभी. सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा. चलो, ये हुआ हमारा जीवन फेज के बारे में पूरा. अब जीवन के बाद हमारा सेल एंटर कौन सी फेज में हो चुका है, एस फेज. एस फेज में. चलो अब हम चलते हैं एस फेज में. अब एस फेज में हमारा सेल एंटर हो गया. एस फेज के अंदर क्या होगा, synthesis of nutrients and synthesis of nutrients and division of सिंथेसिस nucleus. ऑफ डीएनए होगा. यस राइट. अब एस फेज क्या, S4 सिंथेसिस होता है, तो इसलिए इसका नाम भी एस फेज रखा गया है. यहाँ पे होगा सिर्फ डीएनए सिंथेसिस. इसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रियोल का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. एंड हमेशा याद रखना, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है, ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर. सेंट्रियोल जिसको नहीं पता है वो समझ सकता है, इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये एक टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं. नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो इस फेज में होगा वो होगा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस. हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस. सिर्फ ये स्टेप्स होंगे हमारे एस फेज के अंदर. डीएनए सिंथेसाइज होगा या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन आप बोल सकते हो, वो होगा. सेंट्रियोल का अमाउंट डबल हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा. किसी को ये पता है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, व्हाट दे डू? डीएनए पैकेजिंग. यस, क्योंकि आपको पता है जो ह्यूमन डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर. वेरी गुड, 2.2 मीटर. अब इस 2.2 मीटर डीएनए को हमें पैकेजिंग कराने के लिए किसी न किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो हम ये हिस्टोन प्रोटीन का यूज करते हैं यहाँ पे. ये सपोज मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन है, ऐसे डीएनए आएगा, इसके ऊपर अपने आप को रैप कर लेगा, समथिंग लाइक दिस. इसको बोलते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर डीएनए रैप हो जाता है. तो अब डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, तो हिस्टोन प्रोटीन भी तो हमें ज्यादा चाहिए ना फिर, इसलिए इस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन का भी हमारा सिंथेसिस हो जाता है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस का मतलब होता है डबलिंग ऑफ डीएनए या फिर डबलिंग ऑफ डीएनए कंटेंट, नॉट डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम. सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होंगे. अगर आप बोले कि जीवन फेज में कितने क्रोमोसोम थे, मेरे पास 4 क्रोमोसोम थे, तो एस फेज में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 4.
जीवन में 4, तो एस फेज में बेटा 4 ही क्रोमोसोम रहेंगे। बस ये जो क्रोमोसोम है ना, इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ जाएगा। पहले एक स्ट्रैंड था, फिर 2 स्ट्रैंड हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर मैंने बोला जीवन में मेरा 2C था, 2C का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए, C इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डीएनए। और एस फेज में फिर कितना हो जाएगा मेरा? मैम मोर देन 2, मतलब डबल हो जाएगा ना, 4C। तो कंफ्यूज नहीं होना है, C इज नॉट क्रोमोसोम, C इज अमाउंट ऑफ डीएनए, जिसको हम क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 101%। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया होगा जीवन फेज में 4 क्रोमोसोम है या 13 क्रोमोसोम है, तो एस फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो हमेशा याद रखना क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अगर आपको बोला है अमाउंट ऑफ डीएनए इतना था, तो एस फेज में आते ही अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। 16 था तो 32 हो जाएगा, 4 था तो 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये नहीं कि मोर देन 2 बोलोगे आप, ये भी चीज याद रखनी है। ओके मैम। चलो अब एस फेज हमारा फिनिश। एस फेज के बाद हमारे पास कौन सी फेज आती है? G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा? सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल यहाँ पे डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे डबलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन ऑर्गेनेलीज का हो जाएगा यहाँ पे क्या? डबल अमाउंट। ये वाला पॉइंट मुझे बताओ, बच्चों को समझ में आया सबको या नहीं? यस मैम। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, डिवीजन करेगा और अपने सेल ऑर्गेनेलीज के को डबल कर लेगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इसका थोड़ा सा समरी कर लेते हैं हम एक बार। मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले हमें पता है कि हर एक सेल ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होता है, मतलब ओमनी सेलुलर वाला कंसेप्ट है। तब न्यू सेल्स arise from pre-existing cell। तो हर एक सेल को डिवाइड होने के लिए 2 स्टेप्स करने थे। कौन कौन सा? सेल ग्रोथ कराना था और आपका डीएनए सेल का डिवीजन कराना था। यही पढ़ा ना हमने अब तक? राइट और नॉट? अब सेल ग्रोथ में हमने देखा कौन कौन सी फेजेस आई? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और सेल डिवीजन में थी M फेज। G1 में कितने तक रहा? 8 से 12 घंटे तक हमारा सेल। S में 6 से 8 आवर, G2 में 3 से 4। अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है छोटा सा। मेरी पूरी सेल साइकिल कितने आवर की है? 24 आवर। 24 आवर की। अब 24 आवर में अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए सिंथेसिस कब होगा, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ एस फेज में हो रहा है ना डीएनए सिंथेसिस? यस मैम। है ना? यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कब हो रही है? जीवन G2 फेज में। कौन सी? G2 फेज में। G2? बेटा G2 में कहाँ लिखा है मैंने साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ? G1 में लिखवाया था। G1 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, लेकिन G1 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक बार स्टार्ट हो गई ना तो वो स्टॉप नहीं होती है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपका। फिजा
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट करो, जैसे कि आपने देखा कि 24 आवर है आपके पास भी दिन में। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आप 24 के 24 आवर करते हो? ब्रीदिंग, आपका रेस्पिरेशन, आपका हार्ट, जो हार्ट बीट आपकी वो चलती रहती है, आपका ब्लड पंप होता रहता है, ये सारे प्रोसेस 24 आवर चलने वाले हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों सेल्फ स्टडी वाला टाइम, तो क्या सेल्फ स्टडी आप 24 आवर करते हो? सिर्फ एक फिक्स स्टेट में करते हो ना। तो ऐसे ही हमारा सेल का है, यहाँ पे सेल की साइटोप्लाज्मिक जो ग्रोथ है ना, वो 24 आवर चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर और बाकी के प्रोसेस हम देखें तो वो बाकी के प्रोसेस सारे के सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो एक पर्टिकुलर फेजेस में ही होंगे, एक फिक्स्ड फेज में ही होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। डन? यस मैम। समझ में आई? बस ये इतना मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। अब आप देख रहे हो सेल ग्रोथ में ऑलमोस्ट हमारा 95% जो हमारा सेल है ना, वो 95% टाइम सेल ग्रोथ में लगा रहा है, और माइटोसिस में या मियोसिस में सिर्फ हमारा 5% टाइम लगा रहा है। तो सेल सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहा है? सेल सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे कर रहा है? इंटरफेज में ना। यस मैम। तो इंटरफेज इसीलिए हम बोल देते हैं इंटरफेज इज योर रेस्टिंग फेज, क्योंकि इसके अंदर सेल सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है, बहुत आराम आराम से काम कर रहा है। या फिर इसके साथ साथ हम बोल देते हैं इसको एक्टिव फेज भी, क्योंकि सेल रेस्ट में तो है, आराम आराम से काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं कि एक दो ही काम कर रहा है। देखो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी करा रहा है, डीएनए सिंथेसिस भी करा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करा रहा है, सेंट्रियोल भी बना रहा है, हिस्टोन भी बना रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो इसलिए इंटरफेज, इंटरफेज का मतलब इट इज द फेज बिटवीन टू डिवीजन, दो डिवीजन के बीच की जो फेज होती है ना, उसको इंटरफेज बोलते हैं। फेज बिटवीन टू डिवीजन। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी है आपकी, क्योंकि ऑलमोस्ट 23 आवर तक चलती है। ये आपकी रेस्टिंग फेज भी है, सेल सबसे ज्यादा टाइम इसी में स्पेंड कर रहा है, और ये आपकी एक्टिव फेज भी है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट जितना भी मैंने आज लिखवाया है सब डीपीपी सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाला है। बताओ आया समझ में? यस मैम। चलो अब जो मैंने आपको सेल साइकिल बताया ना, कि सेल साइकिल में पहले G1 आएगी, फिर S आएगी, फिर G2 आएगी, फिर M आएगी। ये सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब समझते हो ना, कोऑर्डिनेटेड वे लिख लो, या फिर आप इसको सिक्वेंशियल वे भी बोल सकते हो। समझते हो? इसका मतलब ये कि सबसे पहले G1 फेज आएगी, जैसे ही G1 फिनिश हुई उसके एकदम बाद S फेज स्टार्ट हो जाएगी। जब तक G1 फिनिश नहीं होगी तब तक S स्टार्ट नहीं होने वाली। जैसे ही S स्टार्ट हुई, S का फिनिश होने का वेट करेगा G2, S2 फिनिश हुई, फिर G2 स्टार्ट होगी, फिर जैसे ही G2 फिनिश होगा फिर M स्टार्ट होगा। एक सीक्वेंस में ये आपकी सेल साइकिल चलती है पूरी की पूरी। ये नहीं कि रैंडमली जब मन कर रहा है कोई भी प्रोसेस चल रहा है। एक कोऑर्डिनेटेड वे में और एक सीक्वेंशियल वे में आपकी सेल साइकिल चलती है। और आपको पता है आपकी सेल साइकिल जो होती है ना, ये 24 आवर का जो मैंने बताया ना, ये आपका ह्यूमंस की सेल साइकिल का है। और ये सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड है ये भी आपका वेरी करता है। अगर हम एग्जांपल लें आपका ईस्ट सेल का, बेटा ईस्ट सेल आपका हर 90 मिनट में डिवाइड करता है एक बार। जैसे ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन 24 आवर, लाइक ईस्ट सेल डिवाइड वंस इन 90 मिनट। आया समझ में? बताओ
यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। कहीं भी कोई डाउट Yes, है आप ma'am. पूछ लो। चलो अब अगर सब कुछ समझ में आ गया ना, अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मुझे। क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे पोल पे करेंगे, कोई भी चैट सेक्शन में नहीं बताएगा, ना ही कोई बोल के बताएगा, सब आंसर पोल में करेंगे। एंड जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में सबके सब पोल करेंगे, क्योंकि इट इज अ मीडियम फॉर योर अटेंडेंस। अटेंडेंस आप लोगों की यहीं से लगने वाली है, जिनका नाम हमें पोल में दिख जाएगा इट मीन्स वही क्लास में है, बाकी बच्चे तो सो रहे हैं क्लास में। चलो पहला क्वेश्चन मैंने लॉन्च कर दिया है आपका, फर्स्ट का आंसर करो। क्वेश्चन 2 पे मैं आपका बना रही हूँ, तब तक सॉल्व करो। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पोल सेक्शन सबको आता है ना देखना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको पोल नहीं आता है करना? चलो मैंने 3 क्वेश्चन आपके लॉन्च कर दिए हैं, जल्दी से सब बच्चे आंसर करो एवरीवन। तो क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बाद पोल करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना नीट में आए हुए हैं, यहीं से पता चल जाएगा कितने बच्चे नीट कवर कर सकते हैं कितने बच्चे नहीं। क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा है, और अभी सेम टाइम पे कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर सेम टाइम पे आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, इट मीन्स आप नहीं पढ़ सकते अच्छे से। फिर तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से फिर पोल करो। अभी तक सिर्फ 8 ही बच्चे वोट करे हैं, बाकी बच्चे जिस जिसका वोट होता रहे ना, वोट डन लिख दो चैट सेक्शन में। जल्दी से डन लिखो जिसका हो गया। फातिमा और इंदु, इंदु का आ गया डन। चलो फातिमा आपका हुआ। चलो अब मैं आप लोगों का आंसर्स बता रही हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। जो इंटरफेज की जो जीवन फेज है ना, इसके बारे में तुमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका, सब अपना आंसर बोल के बताओ। Option C. ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है देखो,
जीवन में मैंने आपको क्या बताया था, जीवन के अंदर क्या क्या होता है, सेल की सिर्फ ग्रोथ होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल की ग्रोथ होगी। अब देखो ए में क्या लिख रहा है, डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस, जबकि हमें पता है ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी में क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट, जितने भी सेल के कंपोनेंट होगा रीऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी कुछ नहीं होता यहाँ पे। सी में देखो, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ऑब्वियसली एक्टिव होता है, ग्रो करेगा बट डज नॉट रेप्लिकेट विद डीएनए, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। डी में न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसा भी नहीं होता, तो 1 का आंसर है हमारा सी। वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताओ क्या लगा आप लोगों ने, बी। एमडी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम B. डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को एग्जिट कर जाता है और एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारा जीवन फेज हो रहा होता है। जीवन के बाद 3 कंडीशन आ जाती है ना हमारे सेल के पास, या तो वो एस फेज में चला जाए, या वो परमानेंट हो जाए, या फिर जी नॉट में चला जाए। तो कब आई है, जब जीवन फिनिश हो गया उसके बाद ही तो ये कंडीशन आई ना हमारे सेल के पास। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला का आंसर बताओ क्या होगा, B. बी। वेरी गुड। सिर्फ ये सेल साइकिल एग्जिट, देखो इसका आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है, एग्जिट द सेल साइकिल। तो कितने बच्चे हैं क्लास में जिनका तीनों आंसर सही आया है, बिल्कुल ओके। आश्रय जैन के सही आए हैं बस, और किसी बच्चे के सही नहीं आए आंसर, सारे। विशाल सिंह के भी आए हैं, वेरी गुड। It's me, Aditya Kumar. ओके चलो, ये हमारा हो गया। अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये और क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप लोग। इनके मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ आप लोगों के, तब तक आप सॉल्व करो इनको। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लॉन्च कर दिया है, फोर्थ का आंसर दो सब। फिफ्थ भी लॉन्च हो गया है। जल्दी से तीनों आंसर करो। वेरी गुड गौतम। लेट्स सी बच्चों ने क्या क्या आंसर किया है। 10 वोट आए हैं क्वेश्चन 4 में, वेरी गुड बच्चों। ये होना चाहिए क्लास का रिजल्ट, 100% रिजल्ट है फर्स्ट एक क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज है ए और बी ऑप्शन में। बेटा बहुत इजी सा है, डीएनए सिंथेसिस किसमें होता है, इसमें क्या कंफ्यूज हो ना। डीएनए सिंथेसिस, S4 सिंथेसिस, S4 कहाँ है, कहाँ पे लिखा है, कौन से ऑप्शन में, देन व्हाई आर यू चूजिंग बी ऑप्शन। कौन बी ऑप्शन चूज कर रहा है क्लास में, फिफ्थ का आंसर। सिक्स्थ में देखते हैं, सिक्स्थ में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सिक्स्थ में आता है कौन बच्चा क्लास में बहुत अटेंटिवली सुन रहा था, वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा इस क्वेश्चन को। शिवांश का भी डन, वेरी गुड। वेरी गुड पीयूष। आठ वोट आ गए हैं, बाकी और वोट करो जल्दी से। आंसर बता दिया जाए अब। यस मैम। चलो फोर्थ का आंसर है करेक्ट ए। जिसने ए लगाया उसको मिल गए +4 मार्क्स, ठीक है।
ए में तो वैसे फोर्थ का तो सब बच्चों ने सही लगाया, 100% ए ही है। अब फिफ्थ में जिन्होंने बच्चों ने एस फेज लगाया उसको मिल गए +4, जिसने बी लगाया। अच्छा बी क्यों चूज किया बच्चों आपने? जीवन फेज में मैंने कहीं आपको बताया कि वहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है? बताओ, बताया मैंने कहीं आपको कि वहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है जीवन में? देन बी ऑप्शन चूज क्यों किया आप लोगों ने? गलत है ना, नहीं होना चाहिए था जीवन, क्योंकि जीवन में तो सिर्फ ग्रोथ होती है। अब सिक्स्थ वाला आ जाओ। सिक्स्थ वाले में क्या पूछा गया है कि जब आपकी व्हेन सेल हैज स्टोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कौन सी फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों? कौन सी फेज में होता है? एस फेज में। एस फेज के बाद कौन कौन सी फेजेस आएंगी? G2 and एस M. के बाद कौन सी? G2 और M। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए ना। तो ए ऑप्शन लगाया आधे बच्चों ने, किसी ने बी लगाया है, किसी ने सी लगाया है, किसी ने डी लगाया है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारा बी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सेल में ना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट हो गया तो विच चेक पॉइंट, कौन से चेक पॉइंट प्रीडोमिनेंटली एक्टिव हो जाएंगे? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होते ही कौन उसके बाद आने वाली फेज अपने आप को एक्टिव कर लेगी कि हाँ मेरा नंबर आने वाला है। फिर G2 के बाद कौन सी फेज अपने आप को एक्टिव कर लेगी? M वाली। तो 2 चेक पॉइंट है हमारे पास जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्योंकि जीवन से तो निकल के आ चुका है सेल, इसलिए ऑप्शन नहीं करेंगे। वो तो फिनिश होके तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन में आया। तो अब जीवन में तो हमारी कोई है ही नहीं कि जीवन को हम एक्टिवेट कराएंगे। फिर से एक्टिवेट किसको कराएंगे? G2 को और M को। समझ में आ गया अब तक? यस मैम। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। क्लास की स्लाइड्स दिखानी है, फिर से आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। यस मैम। लो मैं आप लोगों को क्लास की स्लाइड्स दिखा देती हूँ, बिकॉज आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है ना वो सारा यहीं से होने वाला है। जितना मैंने स्लाइड्स में पढ़ा दिया है वो सफिशिएंट है। चलो आप लोगों को इन स्लाइड्स को भी रीड कर लेते हैं। देखो, अगर हमें सेल का ग्रोथ करानी है, रिप्रोडक्शन मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? कि उस सेल के अंदर डिवीजन कितना हो रहा है, उस सेल की एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट मतलब सेल ग्रोथ, है ना। फिर जो डिवीजन और सेल का मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेल रिप्रोडक्शन या फिर सेल डिवीजन। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल। सेल साइकिल क्या है? ये सेल का एक लाइफ पीरियड है जिसमें हमारा सेल सिंथेसाइज करता है अपना डीएनए, अपनी ग्रोथ कराता है और फिर डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। फिर हमने देखा सेल ग्रोथ क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस है। बताया था ना ये चीज? जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा हार्ट बीट करता है, ब्लड पंप करता है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस है। फिर ड्यूरेशन ऑफ जो सेल साइकिल की है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है और हर एक सेल में वेरी करेगी। अगर हम टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें तो वो 24 आवर है, ईस्ट की जो है वो 90 मिनट है। सारी चीजें मैंने लिखवा दी ना ये सब आपको? यस मैम। चलो अब लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो आप नेक्स्ट स्लाइड से। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था मैंने, ये फर्स्ट स्लाइड आपकी। This one is your second slide. फर्स्ट स्लाइड दिखाना। ये रही फर्स्ट। हो गया? ये सेकंड। This one is your third. Fourth. Fifth.
फिर ये समरी था हमारा 6th। मैम ये डीपीपी एक बार फिर बता दो। क्या बताऊं? ये इंटरफेस पूरा ये डीपीपी में आता है। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम ये डीपीपी वाला एक बार ये इंटरफेस हो रहा था बेटा डीपीपी पूरा मैंने ये DPP बोला में। था कि ये वाले जो मैंने बता रही हूँ ना आपको कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, रेस्टिंग फेज है, एक्टिव फेज है, ये आपके क्वेश्चंस डीपीपी में मिल सकते हैं। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपको क्लास के बाद हम लोग देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है आज का लेक्चर।